नमस्कार, मैं रवि रस्तोगी एक बार फिर आपके सामने रूबरू हूँ और लगातार हमारा फेसबुक लाइव चैनल आप देख रहे होंगे कि हम लगातार लोगों से ये मनसा जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस समय चुनावी माहौल है और इस चुनावी माहौल में वे किसके साथ हैं और क्या विकास कार्य हुए हैं। इसी को लेकर आज हमारे साथ हमारे क्षेत्र के विधायक सौरभ बहुगुणा और भाजपा के प्रत्याशी हमारे साथ हैं और हम इनसे पूछेंगे कि कितने विकास कार्य आपने क्षेत्र में किए हैं और आगे जीतने के बाद आपकी क्या योजनाएं हैं, इस पर आप कितना काम करेंगे। मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत हमारे टीवी चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। धन्यवाद रवि भाई, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने स्वतंत्र हलचल को साप्ताहिक अखबार से आपने एक लाइव स्वतंत्र हलचल शुरू किया और लोगों की राय आप जान रहे हैं, आप गांव-गांव जा रहे हैं और जो सत्य है विधानसभा का वो आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपको बधाई देता हूँ और आपकी समस्त टीम को बधाई देता हूँ। विधायक जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये रहेगा कि आपके दादाजी पूर्व सीएम रहे और आपके पिताजी पूर्व सीएम रहे, लेकिन सितारगंज क्षेत्र में हम जहाँ भी जा रहे हैं वो लोग आपको भैया कहकर पुकार रहे हैं। इस भैया वाला लॉजिक क्या है? रवि भाई देखिए, हमने जब 12 में यहाँ पे चुनाव लड़ने आए तो हमने एक स्पष्ट रूप से एक बात कही थी सितारगंज की जनता को कि हम यहाँ पर कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं बनाना चाह रहे हैं, हम एक पारिवारिक रिश्ता बनाना चाह रहे हैं। और पिछले 10 साल में लगातार हमने उस पर काम किया है। हम लोगों के सुख दुख में रहे, लोगों के विकास योजना को धरातल पर उतारने पे रहे, लोगों के साथ मिलकर काम किया है। तो कहीं ना कहीं लोग, मुझे लगता है जो अपनापन मुझे यहाँ पर लोगों ने अपनाया है, जो अपनापन मुझे मिला है, तो उसी वजह से ये टैग मुझे दे दिया गया भैया वाला। और मुझे अच्छा भी लगता है कि कोई मुझे विधायक नहीं कहता, भैया कहता। तो इसका मतलब कि सब मुझे अपने परिवार का, कोई मुझे बेटा मानता है, कोई भाई मानता है। तो ये जान के अच्छा लगा कि जो जिस सोच के साथ हमने यहाँ पर राजनीति करनी शुरू करी थी, कहीं ना कहीं उसमें हम आगे बढ़ के हम सक्सेसफुल हुए। मैं आपको सबसे पहले तो आज भाजपा ने नामों की सूची जारी की है और सबसे पहले मैं आपको बधाई भी देना चाहूँगा कि आपको यहाँ से प्रत्याशी दोबारा घोषित किया है। जीत को लेकर आप कितना आश्वस्त हैं? देखिए सर, आप सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, हमारे बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय संगठन मंत्री, कोर कमेटी के सभी सदस्य और हमारे कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन के 68 विधानसभा को रिप्रेजेंट कर सकूं। और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व को कि मैं तन और मन के साथ भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर ये चुनाव लड़ेंगे, सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर लड़ेंगे और वापस 68 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। सितारगंज विधानसभा में आपने ऐसे कौन से विकास कार्य किए हैं जिसको लेकर सितारगंज और शक्ति फार्म की जनता आपको दोबारा चुनेगी? देखिए, विकास कार्यों की अगर आप बात करें तो अगर हम क्षेत्र वाइज भी अगर हम उसको देखना चाहें तो सबसे पहले अगर हम शक्ति फार्म में जाएं, हमारा जो बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे 60 साल से डिमांड थी। और सिर्फ शक्ति फार्म की क्यों, आप सैदोरा और ले लीजिए, अलीनगर ले लीजिए, सेमलपुरा ले लीजिए, बसगर ले लीजिए, पिपलिया ले लीजिए, कुसमोट पे जो हमारे लोग रह रहे हैं उनको ले लीजिए, उन सब की ये डिमांड रही कि हमारे लिए सिरसा रोड बननी चाहिए। और 60 साल में सरकारें आई, सरकारें गई, विधायक आए, विधायक गए, मंत्री आए, मंत्री गए, कभी किसी ने उस रोड को धरातल पे नहीं उतारा। और मेरे इस 5 साल के कार्यकाल में मैंने उस रोड को सिर्फ स्वीकृत नहीं कराया, उसको टेंडर नहीं कराया, उसको धरातल पे उतार के आज दिखाया है। उसी के साथ साथ आप देखिए सूखी नदी का पुल, जहाँ पे हज़ारों लोग हमारे सटकुल में जाते हैं क्षेत्र के उस पुल के ऊपर से। पहले क्या हालात थे आपको भी मालूम है, आप भी यहीं पे रहने वाले हैं, मैं भी यहीं पे 10 साल से देख रहा हूँ कि लोगों को नदी के द्वारा जाना पड़ता था, कीचड़ में सन के जाना पड़ता था। लोग कितने बार ऐसा हुआ कि वहाँ पे बच्चे बह गए नदी में, उनकी मृत्यु हो गई। आप मानेंगे नहीं, मैं उस दिन पुल पे गया था लोगों से मिलने 2 दिन पहले, उन बच्चों का ये कहना था कि आपने हमारे 5,000 रुपये 4,000 रुपये महीने बचा दिए। तो मैंने कहा कैसे बच गए? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, हमारा जो ब्रेक शू है मोटरसाइकिल का, वो महीने में एक महीने में 3 बार चेंज करना पड़ता था हमको, और उसका खर्चा हमारा बच गया, हमारी जान बच गई, हमारे को खतरे से नहीं निकलना पड़ता, हमारे कपड़े गंदे नहीं होते। तो एक 13 करोड़ का वो प्रोजेक्ट हमने धरातल पर उतार के दिखाया। बंगाली जाति प्रमाण पत्रों पर आपको मालूम है पूर्वी एक बहुत ही कलंकित शब्द पूर्वी पाकिस्तान लिख के आता था। जो आदमी जी यहाँ रहा है, जिस आदमी के पूर्वजों की मृत्यु भारत में हुई, जिसके ने नौकरी यहाँ करी, जिसका वोट यहाँ पर है, उसको हम पूर्वी पाकिस्तानी कहते थे अपने जाति प्रमाण पत्रों में उनके। तो उसको इस सरकार ने हटवाया, हमने हटवा के दिया। उसके बाद आप उप तहसील की घोषणा शक्ति फार्म में हुई, आज तक वो तहसील के लिए मांग कर रहे थे, नहीं हो पाया। उनके सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नहीं थे, डॉक्टर ना होने के कारण वहाँ पर बहुत प्रॉब्लम थी। वहाँ पे मैंने 2 डॉक्टरों की नियुक्ति करवाई
जिसमें से आज मुझे मालूम है ये स्टेटमेंट मैं आपके टीवी पे दूंगा तो उस पर कुछ कमेंट करेंगे कि आज वहाँ पे डॉक्टर नहीं है। वो कारणवश नहीं, क्योंकि एक जो हमारे डॉक्टर थे वहाँ पे, डॉक्टर वंश, वो कोरोनाग्रस्त हो गए थे, वो लीव पर हैं। और जो दूसरी हमारी महिला डॉक्टर थी वो अपनी प्रेग्नेंट थी शायद, तो वो भी लीव पर हैं। इसके कारण वहाँ पर डॉक्टर नहीं था, वरना पिछले 4.5 साल से लगातार वहाँ पर 2 डॉक्टर कार्यरत थे। वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं थी, मैंने अपनी विधायक निधि से एक एम्बुलेंस वहाँ पर प्रोवाइड कराई। वहाँ पर 108 सेवा नहीं थी, मैंने 108 सेवा उपलब्ध कराई। तो ये बड़े काम हैं जो हमने शक्ति फार्म की जनता के लिए करके दिए। अब मैं इसको थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूँ। आप सितारगंज क्षेत्र में आइए तो हमारी माताएं, बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग भटकते थे महाराणा प्रताप चौक पे बसों के लिए। आपने भी वो मंजर देखा होगा कि कभी लोग सर्दी में, कभी गर्मी में, कभी धूप में बसों को हाथ दे रहे हैं, बस नहीं रुकती थी। आज हमारे यहाँ 4.5 करोड़ रुपये से सितारगंज का नहीं, पूरे कुमाऊँ का सबसे सुंदर बस अड्डा अगर कहीं पर है तो वो सितारगंज में है। और वहाँ पर लगभग 155 बसें एवरेज रूप में अंदर आ रही हैं। 1500 सवारी लगभग एवरेज अगर आप निकालेंगे तो सितारगंज की 1500 सवारी आज आराम से बस स्टेशन के अंदर बैठ के बस का वेट करते हैं। कोई धूप में परेशान नहीं है, कोई बारिश में परेशान नहीं है, कोई ठंडी में परेशान नहीं है। तो आज ये एक सुविधा हमने ला के दी। हमारे युवा जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो खटीमा, हल्द्वानी और रुद्रपुर जाते थे अपने डिग्री कॉलेज करने के लिए, आज 1600 बच्चे हमारे डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ BSc BCom का कोर्स नहीं था, मैं इस सरकार में BSc BCom का कोर्स मैंने 8 करवाया। उसी के डिग्री कॉलेज के सामने आप देखेंगे तो 5.5 करोड़ रुपए की लागत से एक वहाँ पर अतिरिक्त भवन बन रहा है डिग्री कॉलेज का, जिसमें कि लेबॉर्ट्रीज़ बन रही हैं, जिसमें कि हमारा ऑडिटोरियम बन रहा है, एक्स्ट्रा क्लासेस बन रही है बच्चे के लिए। सिडकुल रोड आपने देखा कितनी जर्जर हालत में थी, बहुत ही बुरे हालात थे, बहुत बार एक्सीडेंट्स हुए, डेथ्स हुई। सिडकुल हमारी एक ऐसी रोड है जो लाइफलाइन है सितारगंज की, क्योंकि हल्द्वानी के लिए भी वही कनेक्टिविटी है हमारे पास। 5 करोड़ रुपये से उस रोड को मैंने वापस ठीक करवाया। तो अजीतपुर में आप चले जाइए, अजीतपुर में हमारे पास 30 साल से अजीतपुर मजरा के लोग डिमांड कर रहे थे कि हमारे पास एक पुल होना चाहिए, क्योंकि हमारे को 2 मजरे हैं अजीतपुर के, और दोनों मजरे एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं क्योंकि बीच में नाला है, और 7 किलोमीटर का रास्ता तय करके उनको मिलना पड़ता था एक दूसरे से। 1 करोड़ 40 लाख रुपए से मैंने उनका वो पुल स्वीकृत करा के दिया, जो 30-35 साल से किसी ने नहीं कराया। आप उसके बाद आ जाइए, हमारा जो डिग्री कॉलेज के सामने स्कूल है, उसमें हमारे 800 बच्चे लगभग पढ़ रहे हैं, और उन 800 बच्चों को इंटर करने के लिए सितारगंज जाना पड़ता था 15 किलोमीटर दूर, और फिर वापस डिग्री कॉलेज करने के लिए उनको सिसोना जाना पड़ता था। मैंने उस स्कूल का इंटर कॉलेज में उच्चीकरण करवाया। उसी तरीके से सैदोरा में हमारा जो स्कूल है, वहाँ के हमारे बच्चों को बरा जाना पड़ता था, उसको मैंने इंटर कॉलेज करवा के दिया। तो अब अगर ये सारी चीज़ें विकास नहीं है, चीनी मिल हमारी बंद हुई 17 में। ये अकेली एक ऐसी चीनी मिल है सितारगंज की जिसको सरकार ने बंद किया और वापस शुरू किया, और उसको शुरू करवाने में सब बहुत बड़ा हमारा श्रेय हमारे पुष्कर सिंह धामी माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे यतीश्वरानंद जो मंत्री हैं, मेरी पहल से उन्होंने मदद करी और उन्होंने चीनी मिल शुरू करवाई। और 17 से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रवि भाई, शायद आपको भी नहीं पता होगा कि इसी उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार में 2012-17 के बीच में 2 उत्तराखंड की चीनी मिलों को बंद किया गया, काशीपुर और गदरपुर, और वो आज तक शुरू नहीं हुई। और ये लोग किसान की बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं किसानों के हित की। खुद की सरकारों में चीनी मिल बंद करी, वो उनसे खुली नहीं। और जो चीनी मिल सौरभ बहुगुणा की सरकार में 2017 में बंद हुई, उसको सौरभ बहुगुणा ने खुलवाया वापस। तो असली किसान प्रेमी तो हमारी सरकार है। कल हरीश रावत जी बैचलर मीटिंग कर रहे थे और लाइव थे वो, उन्होंने बताया कि जो सारे काम हैं सितारगंज क्षेत्र के, जो काम हैं वो कांग्रेस सरकार में हुए। देखिए, हरीश रावत जी एक झूठ का पुलंदा है, और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हरीश रावत जी मुझे एक काम स्वीकृत करके दिखा दें जो पिछले उनके टाइम में, जो 3 साल में जब वो मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने एक काम सितारगंज का स्वीकृत किया हो। अगर सारे काम उन्होंने किए होते तो सिरसा मोड़ क्यों नहीं बन गई 3 साल में उनके कार्यकाल में? अगर सारे काम उन्होंने किए थे तो सूखी नदी का पुल हमको क्यों बनाना पड़ गया? सारे काम उन्होंने किए थे तो डिग्री कॉलेज में BSc BCom कोड हमको क्यों ऐड कराना पड़ गया? सारे काम उन्होंने किए थे तो हमारा बस अड्डा हमको क्यों बनाना पड़ गया? अजीतपुर का पुल हमको क्यों बनाना पड़ गया? पूर्वी पाकिस्तान से शब्द हटाना हमको क्यों पड़ गया? ये आपको दिखाता है कि सारे काम ठप करने में हरीश रावत जी जरूर आगे रहे। और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूं, मैं तो हर मंच पे कहता हूं, आपने मेरी स्पीचें सुनी होंगी, मैं तो हर मंच के साथ कहता हूं कि अगर 3 साल में कांग्रेस सरकार ने सितारगंज में एक नया पैसा लगाया हो तो वो हमको बताएं। हमारे देश में अभी कोरोना जैसी महामारी आई थी और हमारे सितारगंज में भी कई लोग उससे पीड़ित रहे, कई लोगों को दिक्कतें हुई, कई लोगों ने सांस भी तोड़ दी। इस कोरोना में आपने क्या मदद की क्षेत्रवासियों की? देखिए, कोरोना काल में बहुत ज़्यादा बहुत ही बुरे हालात थे पूरे देश के, पूरे विश्व के, और सितारगंज एक अकेली पहली ऐसी विधानसभा थी जिसने कोरोना टाइम में ऑक्सीजन बैंक की स्थापना करवाई।
और वो मशीनें मैं सिंगापुर से मैंने अपनी मदद के द्वारा मंगवाई गई। मेरी बहन सिंगापुर में है, उनसे मैंने बात करी, क्योंकि उस वक्त इतनी त्राही त्राही मची थी कि कहीं पे भी इंडिया में भी अवेलेबल नहीं थी मशीनें। तो हमने 20 मशीनें लगभग सितारगंज में मंगवा के अच्छी क्वालिटी की, टॉप क्वालिटी की 7 लीटर और 10 लीटर की मशीनें हमने यहाँ पर इंस्टॉल कराई। हमने एक ऑक्सीजन बैंक बनवाया। हमने लोगों को निःशुल्क घर घर ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन मशीनें पहुँचवाई, जिनको कोरोना से जो ग्रस्त थे, जिनको ऑक्सीजन की कमी थी, उनको कहीं भटकना ना पड़े, उनको कहीं जाना ना पड़े। हमने एक टीम बनाई, उसके नंबर प्रकाशित किए, और आप मानेंगे नहीं, हमने सिर्फ सितारगंज नहीं, हमने नानकमत्ता और कच्छा और यूपी तक के लोगों को उन मशीनों का फ़ायदा मिला है। तो हमने इंसानियत के रूप में उस वक्त ये नहीं देखा कि हम अपनी विधानसभा को ही केटर करेंगे, उन्हीं को ध्यान रखेंगे। जिस भी व्यक्ति को ज़रूरत पड़ी और जो हमसे टच में आया, हमने उसको मशीन उपलब्ध कराई। आप भाजपा से हैं और सर्व समाज के लोग हमारे सितारगंज में रहते हैं और सर्व समाज के लोग आपको नेता मानते हैं, आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे। तो आपने कैसे सर्व समाज के नेता हैं, कुछ उपलब्धियां बताएं। देखिए, उपलब्धि कुछ नहीं हुए। आप जब लोगों के बीच रहेंगे, लोगों के सुख दुख में उनका साथ देंगे, लोगों की विकास योजनाओं को धरातल में उतारने में आगे रहेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे प्यार भी करेगा, आपसे जुड़ेगा भी और आप पे विश्वास भी करेगा। और वही हालात सितारगंज के हैं। ये एक मिनी इंडिया है। यहाँ पे हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति के व्यक्ति बसते हैं। और हमने कोशिश यही करी है पिछले 5 साल में, पिछले 5 साल मेरे कार्यकाल में और 5 साल पिताजी का अगर मैंने देखा तो 10 साल में, कि हम हर वर्ग को साथ लेके चल सकें, हर वर्ग का सम्मान कर सकें, हर वर्ग के काम कर सकें। कभी किसी को ये ना लगे कि सौरभ बहुगुणा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं तो इन्होंने हमारे एक वर्ग का अनदेखी करी। तो मैंने इसलिए कभी भी किसी की अनदेखी नहीं करी। मैंने हमेशा कोशिश करी है कि इस गुलदस्ते को बना के रखा जाए। विकास सितारगंज का संपूर्ण तभी माना जाएगा जब वो विकास सभी सितारगंज में रहने वालों का होगा। कोई एक भी व्यक्ति भी, कोई एक धर्म भी, कोई एक जाति भी, कोई एक समुदाय भी इससे छूट जाता है तो वो सितारगंज का संपूर्ण विकास नहीं होगा। आप अभी तक मजबूत हैं, इसके पीछे अभी तक कांग्रेस का टिकट फाइनल नहीं हुआ है, तो उसको क्या माना जाए? देखिए, मैं कांग्रेस पे तो टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो मेरी बात नहीं रहेगी। वो कांग्रेस अब क्या करेगी, वो कांग्रेस की हेडेक है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि कांग्रेस में कितनी अंतर्कलह है। लगातार एक दूसरे पे कटाक्ष हो रहे हैं, लगातार वो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कोई नारायण पाल जी को बाहरी बता देता है, कभी कोई सुरेश गंगवार जी को कह देता है कि 5 साल इन्होंने वहाँ पर बीजेपी में फ़ायदा उठाया, फिर सितारगंज आ गए, तो फिर वापस कांग्रेस में आ गए। तो ये लोग देखिए, पहले आपसी लड़ाई दूर कर लें। इनको पब्लिक से मतलब नहीं है, इनका मकसद सत्ता पाना है। हमारा मकसद सत्ता पाना नहीं है, हमारा मकसद सेवा है। हम 5 साल लगातार सितारगंज में हमने सेवा करी है। हम उसी मकसद के साथ, उसी लक्ष्य के साथ, विकास हमारा लक्ष्य है और हमारा मकसद सेवा है। अभी एक नेताजी हैं, 4.5 साल वो आपकी पार्टी में थे, आपके साथ थे, और अब जो है वो प्रत्याशी नज़र आ रहे हैं, एक नई पार्टी में चले गए हैं, दूसरी पार्टी में चले गए हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आदमी की अपनी पर्सनल सोच है। काफ़ी लोग, इतनी बड़ी पार्टी है, वो बीजेपी की कौन आ रहा है कौन जा रहा है उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं तो एक आदमी के जाने से और एक आदमी के आने से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ और आपके द्वारा कह रहा हूँ कि देखिए, आप बहुत जिला पंचायत, उनको बहुत सम्मान दिया इस पार्टी ने, उनको जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध बनाया गया और हम सब ने मदद करी क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के कैंडिडेट बन के आए थे। तो हम सब ने उनकी मदद करी, उनको हमने निर्विरोध यहाँ से जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया। इससे बड़ा सम्मान उनको, परिवार को और पार्टी क्या देगी। लेकिन जब लोगों की महत्वाकांक्षाएं और लोगों की नियत ही ठीक नहीं हो तो फिर उसमें आप बहुत ज़्यादा टिप्पणी करना ठीक नहीं होता। मैंने सुना था आपने 307 जैसे मुकदमे शासन से वापस कराए और कुछ लोग आप पर आरोप लगाते हैं, कई नेता आप पर आरोप लगाते हैं कि आपने जो है कई लोगों पर झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं जी लोगों की परवाह नहीं करता। वो लोग नहीं हैं, वो कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि जो लोग कहते हैं कि सौरभ बहुगुणा ने मुकदमे करवाए, वो कोई पब्लिक नहीं कह रही है, वो चुनिंदा 3 कांग्रेस के नेता कहते हैं। तो मुझे उनकी बातों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक आपने बोला कि 307 के मुकदमे लगे थे, और आपने सही कहा, कोरोना काल के वो मुकदमे थे और वो गलत मुकदमे लगे थे। कहीं हमारी माताओं पर लगे थे, हमारे बुज़ुर्गों पर लगे थे और वो हटने भी चाहिए थे। वो लोग हमारे पास आए, उनकी पैरवी वहाँ के वार्ड सभासद जो है आप ही हैं, आपने करी थी और हमने उसमें कोशिश करी कि उनके ऊपर से मुकदमे हटने चाहिए थे और वो हटे। तो मैं किसी पे मुकदमे लगाने की राजनीति नहीं करता। मेरी राजनीति बहुत स्पष्ट है। मैं विकास की राजनीति करता हूँ, सेवा की राजनीति करता हूँ और जो भी मेरे पास पहुँचे, चाहे वो कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे वो समाजवादी का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो बीएसपी का हो,
मैं सबकी मदद करता हूँ, क्योंकि अगर मैं विधायक हूँ तो मैं सितारगंज विधानसभा का विधायक हूँ, और जिसमें जितने लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं वो सब मेरी जिम्मेदारी है। मेरा आपसे लास्ट सवाल है। मैं रवि भाई एक चीज़ और कहना चाहूँगा इसी चीज़ पे, कि आज मैंने अपने उन्हीं व्यक्ति का जिनकी आप जिक्र कर रहे थे, जो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करी, आज मैंने उनका इंटरव्यू सुना और बहुत मुझे अच्छा भी लगा कि वो रिसर्च बहुत करते हैं। तो मैं उनको एक नसीहत देना चाह रहा हूँ कि उन्होंने मेरा आधार कार्ड वायरल किया और उन्होंने सबको दिखाया कि उस पर क्या एड्रेस है। मैं उनसे एक निवेदन कर रहा हूँ कि कल अगर आप उनका इंटरव्यू कर सकें तो कर लीजिएगा, कि वो अपने सबसे शीर्ष नेतृत्व के सबसे बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी के आधार कार्ड भी वायरल करें, कि वो आधार कार्ड कहाँ का है और वो कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। वो एक वायनाड से चुनाव लड़े, मुझे बाहरी कहा जाता है, उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वायनाड से जाके केरला से चुनाव लड़े। जहाँ तक मुझे पता है, जितनी हिस्ट्री मुझे पता है, कि राहुल गांधी के मेरे ख्याल से केरला से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। रायबरेली से श्री सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ती हैं, मेरे ख्याल से ना ही वो वहाँ पे पैदा हुई हैं, ना ही वहाँ पे उन्होंने जीवन बिताया, ना ही उनका आधार कार्ड वहाँ का होगा। तो अगर सुरेश गंगवार जी मुझको टारगेट करना चाह रहे हैं बाहरी कह के और मेरा आधार कार्ड दिखा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि कल ही वो सार्वजनिक करें कि राहुल गांधी जी का आधार कार्ड और माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का आधार कार्ड कौन सी जगह का है, और ये केरला का है और रायबरेली का है कि नहीं, ये बता दें। मेरा आपसे लास्ट सवाल है। आपने जिस प्रकार से अपने कार्यकाल के विकास कार्यों को गिनाया, चुनाव जीतने के बाद आपकी क्या योजना है क्षेत्र के लिए, आप और क्या नया देंगे? देखिए, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मैं इस 5 साल में कार्यकाल में पूरा नहीं कर पाया, लेकिन मैं इस कार्यकाल को 5 साल का मानता भी नहीं हूँ, क्योंकि आपको मालूम है 2 साल कोरोना ने बहुत ज़्यादा नुकसान इस क्षेत्र का किया, इस प्रदेश का किया, और हमारी विधायक निधि काट दी गई, हमारे बजट रोक दिए गए, हमारे सारे काम रुक गए थे। तो मैं इस कार्यकाल को असली में 3 साल का कार्यकाल मानूंगा। जो आप जितने भी मैंने आपको योजनाएँ गिनाई ये 3 साल में हमने धरातल में उतारी हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो मेरा ड्रीम था सितारगंज का, जो लगभग पूरा होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया किसी कारणवश, कि वो है उस सितारगंज को रेलवे कनेक्टिविटी देना। सितारगंज के सिडकुल को अगर आपको अलाइव रखना है, ज़िंदा रखना है, और सितारगंज सिडकुल एक ऐसा सूत्र है रोज़गार का जिसमें हज़ारों लोग हमारे यहाँ के काम कर रहे हैं। कुछ हमारे पूर्ववर्ती जो नेता थे, जो हमसे पहले यहाँ पर नेता रहे, उन्होंने सितारगंज सिडकुल को सिर्फ एक उगाई का जरिया बना रखा था। उन्होंने वहाँ पर उनको अपना विकास सिडकुल के द्वारा दिखा। लेकिन हमें लगता है कि अगर सितारगंज सिडकुल में रेलवे कनेक्टिविटी नहीं दी गई तो धीरे धीरे वो सिडकुल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। कोई भी कंपनी जो निवेश करती है 100 करोड़ रुपये, 200 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये, उसको कनेक्टिविटी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, ट्रेन कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो। और जब हमारे अगल बगल के प्रदेश, चाहे आपका मध्य प्रदेश ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, जब ये लोग आपको कनेक्टिविटी के साथ बहुत सस्ते रेट पे ज़मीनें दे रहे हैं, तो कोई आदमी उत्तराखंड के सितारगंज में आके क्यों इन्वेस्ट करेगा? तो अगर हमको सबसे बड़ा कोई काम करना है सितारगंज के लिए, तो अब उसको रेलवे कनेक्टिविटी से जोड़ना है, ताकि सिडकुल भी हमारा आगे बढ़ सके, सिडकुल में हमारी कंपनीज आ सकें, उनके ट्रांसपोर्टेशन अलाउंसेस कम हो सकें, उनको एक कनेक्टिविटी का जरिया मिल सके, और हमारे क्षेत्र में जब कंपनियाँ आएंगी तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे रोज़गार को भी एफेक्ट करेंगी। तो देखिए, आप सुन रहे थे, हमारे क्षेत्र के विधायक थे और भाजपा प्रत्याशी हैं। इन्होंने जैसे जैसे अपने विकास कार्यों को गिनाया कि हमने रोडवेज दिया और डिग्री कॉलेज दिया और कई तमाम चीज़ों को उन्होंने बताया, और इनकी आने वाली योजना है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे सितारगंज का जनता का आशीर्वाद दोबारा मुझे मिलता है तो मैं इस सितारगंज को रेलवे से जोड़ूंगा। इसी के साथ हम अपना इंटरव्यू यहीं समाप्त करते हैं। कैमरामैन हनीफ बाबा के साथ रवि रस्तोगी, सितारगंज।